अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है, इनफैक्ट पास पेपर है, पास पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी वायर को सेट कर लूँ माइक की ताकि बार बार डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, तो हमारे पास जो पास पेपर है क्लास 7 के मैथ का, वो हम सॉल्व करने लगे। ये भी फ्रेश वाला ही है। तो इसमें सेक्शन जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में वो कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, स्टेटमेंट में पार्ट देता हूँ, पूरा क्वेश्चन लिखना इस तरह बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा। यानी 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes। कि भाई 6 पाइप हैं, वो एक टैंक को क्या करते हैं कि 1 घंटा और 20 मिनट में क्या करते हैं जी, फिल करते हैं। अब वो कह रहे हैं इफ़ यू यूज़ 5 सच टाइप्स ऑफ पाइप्स हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक। अब वो कह रहे हैं कि अगर 6 पाइप थे, 6 में से हम क्या करते हैं, एक पाइप निकाल देते हैं, 5 पाइप लगा लें। अगर हम 5 पाइप लगा लेते हैं तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा इसको फिल होने में। तो सिंपल सी बात है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कैसे है, लाजमी बात है अगर 6 पाइप 1 घंटा 20 मिनट लगा रहे हैं तो 6 पाइपों में लगातार पानी आ रहा है। तो अब एक पाइप हम निकाल देंगे तो लाजमी बात है कि हमने नंबर ऑफ़ पाइप्स को कम किया है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले 6 पाइप फिल कर रहे थे। तो लाजमी बात है एक पाइप जो नहीं आएगा तो उसका तो पानी भी दोबारा टैंक में नहीं आ रहा होगा, सोर्स से ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसलिए हम लेट कर लेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, हम लेट करते हैं कि जो नंबर लेट पाइप या वाटर पाइप आप कह सकते हैं इसे, वाटर पाइप इज इक्वल टू एक्स एंड टाइम जो है उसको आप बेशक क्या कह दो, वाई कह दो। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि एज पर कंडीशन उसने हमें बताया नंबर ऑफ जो पाइप हैं दैट इज़ द x1 हम उसे कहेंगे, वो कितने हैं, उसने हमें 6 बता दिए। ठीक है, तो टाइम जो है टाइम को हम क्या कहेंगे, y1, यानी पहला जो टाइम है वो उसने हमें बता दिया 1 घंटा 1 hour and 20 minute। तो y1 इज इक्वल टू 60 + 20, तो y1 की वैल्यू हमारे पास 80 मिनट आ जाएगी। यानी इसको हमने क्या किया कि टोटल सेम यूनिट में चेंज कर दिया, 80 मिनट आ गए उसने। ठीक है, अब देखो दूसरी उसने जो बात की है x2 जो है, यानी नंबर ऑफ़ पाइप जो है, नंबर ऑफ़ पाइप को क्योंकि हमने x से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो इसलिए नंबर ऑफ़ पाइप जो है x2 जो है वो उसने 5 कर दी, ये नंबर ऑफ़ पाइप कम कर दिए। तो y2 जो है कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा, टाइम हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, y2 फाइंड करना है। तो अब ये हमारे पास अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो एक सेकंड, इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का हमारे पास जो रिलेशन है x1 ओवर x2 इज इक्वल टू y2 ओवर y1, ये हमारे पास इसका इफ़ x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो फिर हमारे पास ये इसका रिलेशन बनेगा। अब x1 इसी तरह, x2 इसी तरह, ये y जो इधर इसके नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और y2 हो जाएगा। x1 की कितनी वैल्यू है, x1 की वैल्यू हमारे पास 6 है, x2 हमारे पास 5 है तो x2 की जगह 5, y1 हमारे पास कितना है 80 है तो 80 पुट कर देंगे और y2 हमने फाइंड करना है। 5 1 are 5, 5 6 are 30, यानी 5 का टेबल 80 पे 16 टाइम जाता है तो पीछे हमारे पास कितना बचेगा, 6 × 16 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू 96 हो जाएगा। यानी कि उसने क्या कहा था कि हम क्या नीचे लिखना चाहें तो लिख लें 5 पाइप्स विल टेक 96 मिनट्स टू फिल द टैंक। ठीक है, सिंपल एक स्टेटमेंट नीचे लिख दीजिएगा, 5 पाइप्स नीड्स 96 मिनट्स टू फिल द टैंक। अब देखें इसी का पार्ट बी की अगर हम बात करें, अब बी में वो ये कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y की पावर 4। अब कह रहा है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y की पावर 4, तो x साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे k और y की पावर 4 लगा देंगे। ये जब मैंने एक्सरसाइजें कराई उनमें लेक्चर है, मैंने बड़ी डिटेल में डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन का बताया हुआ है, आप वो वाला देख सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में अभी इतनी डिटेल में नहीं पड़ता। डायरेक्ट हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी पेपर है। अच्छा, इसमें उसने क्या कह रहा है x इज इक्वल टू 64 है एंड y इज इक्वल टू क्या है 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन ए कह देंगे। अब x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे
4, के की जगह हमारे पास कितना है जी, के हमने फाइंड करना है और वाई की जगह हमने 2 पुट कर देना है और ऊपर 4। तो 64 2 की पावर 4 का मतलब है 16, यानी 2 4 टाइम है, 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई करने से 64 हो जाता है। अब ये 16 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा के, ठीक हो गया जी के। तो 16 4 64, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4। अब अगेन अब वो आगे कहता है नंबर 1 में फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। इक्वेशन हमने फाइंड करनी है कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। तो सिंपल सी बात है कि ये वाली इक्वेशन आप लिखोगे x इज इक्वल टू के की जगह के की वैल्यू पुट कर दो और y की पावर 4, ये हमारे पास पहले का आंसर आ गया। सेकंड में कह रहा है कि क्या फाइंड करो, x को फाइंड कर लो, x को कह रहा है फाइंड करो, y की वैल्यू कह रहा है कि मैं आपको 3 दे रहा हूँ। तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम a, यानी इक्वेशन a को हम ले लेंगे। चलिए हम इस साइड पे लिख लेते हैं नीचे। अच्छा a हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये हमने क्या फाइंड करना है x, तो x को हम इसी तरह रहने देंगे। आगे क्या है k की वैल्यू हमारे पास 4 है, हम 4 लिख देंगे। आगे क्या है y की पावर हमारे कितनी वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू क्या है 3 की पावर क्या लिख लेंगे 4। तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 81, x इज इक्वल टू 4 1 4 4 8 32 324, यानी 3 की पावर 4 81 होता है। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 81 हो जाएगा। अच्छा जी हमारे पास इसका क्या आ गया है जी, दूसरा पार्ट आ गया। अब नंबर जो 3 है, 3 में वो कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1024 है, ठीक हो गया 1024। तो अब हमारे पास अगेन फ्रॉम 1, अब हम a वाली इक्वेशन लेंगे x इज इक्वल टू के वाई। x हमने वैल्यू है हमारे पास, x की जगह x की वैल्यू k हमारे पास 4 है और y की पावर जो 4 है वो हमने क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अब 1024 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू y की पावर 4, तो ये आ जाएगा 4 2 8 4 5 एंड 4 6 24 एंड y की पावर 4। 2 का टेबल जो है इधर इक्वल नहीं आता, एक ही दफा आएगा। 4 का टेबल 1024 पर 256 टाइम जाएगा और 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर y की पावर 4, ठीक है। यानी 4 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 256 होता है, ठीक है। मैं कैलकुलेटर से चेक भी कर लेता हूँ। 4 इंटू 4 इंटू 4 नहीं इंटू 4 256, यस ठीक है, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए हमारे पास y की पावर 4 आ गया, तो लास्ट बात है 4 4 से कैंसिल, y इज इक्वल टू 4। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर था जी 2 हमने कर लिया कंप्लीट। अभी हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेशक वीडियो को पास करके इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम जल्दी जल्दी जो है इसको कंप्लीट कर लें। अभी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने ग्राफ कह रहा है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन ए कह देंगे। अच्छा उसने जो x और y 1 2 20 45 5 कुछ भी नहीं है और देन 180। अच्छा ये जो पेपर है ये मैंने कम्युनिटी टैब में भी शेयर किया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हैं। कोशिश करूँगा कि इसको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी PDF की शक्ल में दे दूँ। अच्छा ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए जब भी एक क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो एक चीज़ आपने देखनी है, जब भी टेबल में आ जाए तो कौन सी पहले वैल्यू लेनी है। देखिए ये पूरे में देखें तो इसमें x है तो y नहीं है, y है तो y नहीं है, x है तो y नहीं है, y है तो x नहीं है, x है तो y नहीं है, y है तो x नहीं है। तो ये वैल्यू हमने यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पास x और y दोनों है। यानी x हमारे पास क्या है जी 2 है, y हमारे पास कितना है जी 20 है। पुट कर देंगे, y की जगह कितना पुट करो 20, k हमने फाइंड करना है, x की जगह 2। अब क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लो, 20 इज इक्वल टू k और ये कितना आ जाएगा 4। तो उधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया तो हमारे पास k आ गया। तो k की वैल्यू 4 5 20 तो 5 आ गया। अब क्या है, अब हम ये वाला फिल करेंगे बॉक्स। उसमें हमारे पास देखें x 1 है और y हमने क्या करना है फाइंड करना है। ये बॉक्स खाली है ना, तो इसकी y की वैल्यू नहीं है। अब यही वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे।
अब देखिए y हमने फाइंड करना है, y एज इट इज़ आ जाएगा, k है, k की जगह हम क्या पुट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय x है, x की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो इसमें हम y की जगह 5 पुट कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, y की वैल्यू कितनी है जी 20 है और x वाला बॉक्स खाली है तो x हमने फाइंड करना है। अगेन इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह 20, k की जगह हमारे पास कितना है जी वेयर इसके 5 है और x हमने फाइंड करना है तो x की पावर 2 इसी तरह 20, ये 5 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और x स्क्वायर 5 4 ज़ा 20, 4 इधर भी स्क्वायर रूट ले लो और x स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लो तो x इज इक्वल टू 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है जी 2 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 5 है, y हमने क्या करना है फाइंड करना है। अगेन यही वाली इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल टू आगे क्या है k की जगह हम क्या पुट करेंगे 5 क्योंकि हम k 5 फाइंड कर चुके हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है तो देखिए 5 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 25, तो 5 जब 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 125 होगा। ये क्वेश्चन मैंने बड़ी डिटेल में समझाए हुए हैं इसलिए मैं यहाँ थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ ताकि एक बहुत बड़ा पेपर है उसको हम बड़े इन टाइम कंप्लीट कर लें। y हमारे पास कितने है जी 180 है, x हमने क्या करना है फाइंड करना है, y 180 x फाइंड करना है। यही वाली इक्वेशन लेंगे, y की जगह क्या पुट कर देंगे 180 इक्वल k की जगह हमारे पास 5 है और x स्क्वायर इसी तरह 180 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया 5 3 ज़र 15 5 6 ज़र 30, क्योंकि 3 जाएंगे इधर 30 हो जाएगा तो 5 6 ज़र 30 हो जाएगा तो 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, x कट जाएगा तो हमारे पास जो 36 का स्क्वायर रूट है वो 6 है तो हमारे पास 6 आ गया। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिया जी कंप्लीट। अच्छा इसमें पार्ट 2 में कह रहे ड्रा द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x स्क्वायर, यानी कि हमने क्या करनी है कि y अगेंस्ट x जो इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा किया हुआ है मैंने, जो इसकी आई थिंक 1A या 1-2 है उसमें जो ग्राफ है, ग्राफ बनाना मैंने सिखाया हुआ है, इसलिए यहाँ ग्राफ में मैं पढ़ जाऊँगा तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो आप उससे हेल्प लेके ग्राफ सीख सकते हैं। मैंने ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत सारे कराए हुए हैं तो इसलिए फिर भी कोई मसला होता है नीचे कमेंट में बताइए, मैं अलग से भी इसका एक ग्राफ बना के अपलोड कर दूँगा। तो अभी हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, कह रहे एक्सपेंड एंड देन फैक्टराइज, कह रहा है कि एक्सपेंड करें और फिर देन फैक्टराइज भी करें। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो है पार्ट ए एक्सपेंड एंड फैक्टराइज, मैं लिख भी दे दूँ एक्सपेंड एंड देन फैक्ट, मैं जल्दी लिख रहा हूँ ताकि टाइम कम से कम में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। 1 + 2x प्लस देखिए हमारे पास 2 है तो हम इसी को ले लेंगे x + 2 और 2x + 3 हो जाएगा। अब कैसे 2x + 3 हुआ, देखिए हमारे पास ये देखो क्या हो गया 2 + 1 क्या हो गया 3 हो गया, सही है। तो अब हमारे पास एक तो ये फैक्टर में चले गए, सही है, और दूसरा एक और है क्योंकि एक्सपेंड की बात करते हैं तो हम पहले से एक्सपेंड करते हैं बाद में फैक्टराइज करते हैं, सही है। तो हम इसी तरह लिख देंगे x + 2 1 + 2x और प्लस क्या आ जाएगा 2, x को 1 से मल्टीप्लाई करो x हो जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, सही है 2x हो जाएगा। अब इस 2 की बारी है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 2 ज़र 4x हो जाएगा एंड देन 2 2 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब x स्क्वायर की एक ही वैल्यू है तो 2x स्क्वायर में ऐसे ही लिख देता हूँ, x की 3 वैल्यू है, ये भी x है ये भी x है ये भी 4 में 2x 6 और 1 7x हो गए। फिर हमारे पास सिर्फ जो नंबर बच गए ये 2 नंबर बच गए, 4 और 2 क्या आ गए 6 आ गए, ठीक हुआ ठीक हुए। अब हमने से क्या करना है फैक्टराइज करना है। अब देखें बहुत आसान सा है, इन दोनों का मिड टर्म ब्रेक करेंगे ना तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे 6 2 ज़र 12x स्क्वायर, ये इसका प्रोडक्ट है। तो अब मैं इस तरह करूँगा कि मिड वाला जो नंबर है अगर मैं उसे 4x और 3x में लिख दूँ तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी कितना आता है वही आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 12x स्क्वायर आ रहा है, जबकि सम इनका वही आ रहा है जो दरमियान में मिडिल टर्म है। तो इसलिए हमने इसका के 2 फैक्टर वही रखे जो 12 के फैक्टर हैं, दैट इज़ 4 और 3। अब इधर से हमने 2x कामन ले लेने
तो हमारे पास x बच जाएगा, 2 था बाहर चला गया, x 2 थे, एक बाहर एक इधर बच गया, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, x बाहर चला गया। अब यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, x 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है। ये देखिए दोनों फैक्टर सेम आ गए, तो इसका मतलब है कि हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम आने चाहिए। ये दोनों लिख लिए, खत्म हो गए ये दोनों। पीछे क्या बच गया, ये वाला 2x बच गया और ये वाला 3 बच गया। तो जो इसमें पार्ट ए है वो हमने कर लिया जी कंप्लीट। अच्छा, इस पर हमारे पास जो पार्ट बी है, इसी का पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है, उसमें कह रहे हैं फैक्टराइज, कह रहे हैं कि इनको फैक्टराइज करना है। 2 क्वेश्चन उसने दे दिए हैं। पहला जो क्वेश्चन है 2b² प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे दिया, 528 दे दिया। तो 2b² प्लस बी, इसको मैं इधर ले आऊँगा -528 और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 0 बचेगा। अब देखें इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10, 28 2 56, 1056 80, ठीक है 10, इन दोनों का यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें। इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो -1056 b² आ जाएगा। 28 2 56 एंड 5 2 10, ठीक हो गया। कैलकुलेटर से भी एक दफ़ा कंफर्म कर लें, लेकिन तो होता तो यही है क्योंकि ठीक है 1056 आ गया। अब दरमियान में हमारे पास सिर्फ b है। हमने दरमियान में b की जगह ऐसे 2 नंबर लिखने हैं कि अगर हम उनका प्रोडक्ट निकालें तो -1056 b² आना चाहिए, लेकिन उनको सिंप्लीफाई करें तो यही यानी सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास b ही बचे, यानी 1 बचना चाहिए। तो अभी देखें मैं क्या करता हूँ, इस साइड पे क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। अब देखें हमारे पास क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया है। इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास आया, मैं साइड पे लिख देता हूँ 1056 आया और b² आया, ठीक है। तो आपने ट्रिक होता है इसका मिड टर्म निकालने का, वो ये होता है कि जो साइड पे जो प्रोडक्ट आया है उसके साथ बेशक साइन को नहीं देखना, सिर्फ प्रोडक्ट को देखना है। उसके साथ जो कोफिशिएंट है यानी उसके शुरू में जो नंबर लगा हुआ है और उसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब देखें 1056 का देखो मैं एलसीएम लूँगा, 2 5 2 2 2 8, ठीक हो गया, सही है। अब देखो ना 2 2 4 1 2 6 एंड 2 4 एंड अगेन 2 1 2 3 2 2 2 6 12 2 6 12 एंड 2 3 6 2 3 6। आई थिंक अभी कुछ ना कुछ बन चुका होगा। इन सारों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 2 32, यानी कि इन साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने से 32 बनता है। 32 और 33 को मल्टीप्लाई करो तो 1056 ही आता है, और 33 में से 32 निकालो तो आपके पास सिर्फ b बचेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ 2b² प्लस b -528 इज इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या लिख लूँगा 2b², ये जो प्लस b है इसकी जगह मैं क्या लिख लूँगा +33b -32b -528 इज इक्वल टू 0। तो 1b है उसकी जगह मैंने 33 32 लिख लिया, क्योंकि 33 में से मैं 32 निकालूंगा तो सिर्फ b बचेगा। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँ, अच्छा सिर्फ b कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं b कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कितना बचेगा, 2b बचेगा और +33 बचेगा, और यहाँ से मैं 32 कॉमन लूँगा तो मेरे पास b बचेगा। ये वाला b माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 32 का टेबल इस पे 528 पे 33 टाइम जाता है और दूसरी तरफ 0। अब देखें 2b + 3 एक सेकेंड इसमें, हाँ ठीक है ना, ये तो 2 नहीं आता ना, देखिए बंदे को पता चल जाता है कि मेरी मिस्टेक है ये नहीं, क्योंकि एक और चीज़ 2 तो आएगा, इसका मतलब है कि नहीं इसमें 16 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, एक सेकंड कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं। ओके 528 डिवाइडेड बाय 32, नो एक सेकंड हमारे पास क्वेश्चन ठीक है 2b² प्लस, अच्छा इसको हम ऐसा करते हैं, एक सेकंड इसका थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, इतनी लंबी, इसको हम ऐसे करते हैं 32 इधर रखते हैं -32 प्लस 33, अब ज़रा चेक करते हैं 528 डिवाइडेड बाय 33, ठीक है 16 टाइम जाएगा, सही हो गया। अब देखें अब ऐसा ये हुआ कि देखो मैंने जब शफलिंग की तो इधर से प्लस उधर का शिफ्ट कर दिया। उसकी वजह ये देखो जब भी आपके पास
छोटा यानी एक फैक्टर है उससे बड़े दोनों फैक्टर आ रहे हैं, तो उनमें जो गिवन साइन है वो बड़े नंबर के साथ लगाएं। यानी ऐसे नहीं लगा सकते कि आप इस इधर प्लस लगा लें और इधर माइनस लगा लें, मिस्टेक हो जाएगी। गिवन साइन जो है जो प्लस है तो वो बड़े नंबर के साथ प्लस लगा लें। अब देखिए 2b यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो b माइनस 16 बच जाएगा, और यहाँ से 33 कॉमन लेंगे तो b माइनस कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और दूसरी तरफ 0। तो b माइनस 16 जो है उसको एक बार लिख लेंगे, और 2b प्लस 33 इज इक्वल टू 0। उसने कहा था कि फैक्टर की फॉर्म में लिखो, तो हमने इसे क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन इसकी कर दी। 33 इधर साफ करके लिखें। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है b, उसमें उसने दे दिया जी 5 4a इज इक्वल टू 28, तो 5a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यानी इसको इस तरफ ले आए हैं। अब 28 को 5 से ज़रा मल्टीप्लाई करें, 28 को 28 मल्टीप्लाई बाय 5 140 आता है। ठीक है जी, 140 आता है। इन दोनों को प्रोडक्ट 140 आता है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जी ये ठीक है 140 आता है, तो 5a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 10a माइनस 28 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 140 आता है ना, 140 आता है, तो उसका अगर एलसीएम लेना 2 7 are 0 और 2 35 सर 5 7 सर। तो अब देखें, आप अगर इनका कम्बिनेशन ऐसे बनाएं 7 को 2 के साथ, यानी इस 7 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 10। 14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा, और 14 में से 10 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मिड टर्म ब्रेक किया। तो अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक और करें, अगेन इसको थोड़ी सी कर लेते हैं, शफलिंग कर लेते हैं, और वो ये कर लें कि इधर साइन प्लस का कर दें और 10 इधर लें, और साइन इधर माइनस का करें, और इधर 14, क्योंकि 5 का टेबल 10 पे जाता है, 14 का 28 पे जाता है। तो 5a कॉमन ले लें, तो a प्लस 5 2 10, इधर माइनस 14 कॉमन लें, a ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 14 2 28 2 आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या आ गया जी 0। तो a प्लस 2 कॉमन ले लें, एंड देन ये देखो a प्लस 2 दो बार था, एक बार लिख लिया, फिर कि क्या बचा, ये 5a है। ठीक है जी, 5a माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टराइज हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन जो 3 है वो भी हमने कर लिया जी। वीडियो को पास करके सेक्शन शॉट ले लें, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी 4। अब क्वेश्चन 4 में कह रहा है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, यानी एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई की बात करते हैं। ठीक है, यानी पहला पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 9। ठीक है, जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x स्क्वायर इसी तरह, माइनस 4x इसी तरह। अब देखें हमारे पास ये जो प्लस और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अगेन इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। अगेन ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x। बाकी आगे तो साइन चेंज होना नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हर नंबर से पहले एक एक ही साइन है। अब देखो 1 2 3 नंबर के साइन चेंज हुए, क्योंकि इन नंबर से पहले दो साइन थे। x से पहले ये देखो 2 साइन है, 7 से पहले 2 साइन है, 2 से पहले 2 साइन है, इनसे पहले कोई एक एक साइन है। लिहाजा एक और चीज़ कि ये वाला साइन इधर आगे को मूव नहीं करेगा, ये सिर्फ इधर तक रहेगा। अब देखिए हमारे पास क्या है कि जी ये देखिए +3 +2 कितने हो गए, 5x स्क्वायर प्लस के हो गए। कौन सा वाला, ये वाला, और ये माइनस x स्क्वायर इसी तरह लिखते हैं। उसके अलावा अगर x की बात करूं तो मेरे पास माइनस 4x है, और ये माइनस 2x और माइनस x माइनस 3x हो गए। सही है। उसके बाद देखें x भी हो गए, पीछे नंबर बच गए, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। ये देखें 9 है और ये क्या है 7 है, तो 9 में से 7 गया तो +2 बचेगा। 9 बड़ा है, साथ साइन प्लस का लगेगा। 5 में से एक x चला जाएगा तो +4x स्क्वायर आ जाएगा, -4 -3 -7x आ जाएगा, और +2 ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी आंसर।
पार्ट 2 इसका जो है एक्सपेंड की बात करता है 2x इंटू एक्स प्लस 3x माइनस 4 माइनस 2x माइनस x प्लस 7, ठीक है। 2x इसी तरह ले लें, पहले ब्रैकेट ओपन कर दें, ये अंदर वाली ये जो पैरेंथेसिस है यानी स्मॉल ब्रैकेट है, इसको अच्छा एक सेकंड स्क्वायर तो नहीं है, अच्छा सही है स्क्वायर नहीं है तो इनको साथ सॉल्व भी कर लें। 3 और 1 कितने हो गए 4x और माइनस 4 हो गए, सही है। और एक सेकंड ब्रैकेट बाद में ओपन करते हैं, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करें। 2x में से एक x गया तो x बच गया और ये प्लस क्या आ गया 7 आ गया, 2x आ गया। अब देखें 4x माइनस 4 माइनस x माइनस प्लस माइनस 7 आ गया, सही है। अब देखें 2x स्क्वायर, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें, 4x में से एक x चला गया तो पीछे कितने बचेंगे 3x माइनस 4 माइनस 7 माइनस 11। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 हो जाएगा और x इसी तरह आ जाएगा। ये देखें जी उसने क्या कहा था कि जी एक्सपेंड भी हो गया और सिंप्लीफाई भी हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी हमने कर लिया जी कंप्लीट। अच्छा इसके बाद जो हमारे पास है इसी का 4 का पार्ट बी है, ये यानी कि ए के दोनों पार्ट थे। 4 का पार्ट बी जो है उसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, द सम ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कमफेरेंस इज 9, डेवलप द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द रेडियस आर ऑफ द सर्कल एंड फैक्टराइज द इक्वेशन, अज्यूम एरिया ऑफ द सर्कल इज 3। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लूँ, मैं इसकी स्टेटमेंट आपको समझा दूंगा। कह रहा है कि जी अज्यूम एरिया, कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल उसने हमें दे दिया जी 3r स्क्वायर, ठीक है 3r स्क्वायर दे दिया एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस जो हमें दे दिया 6r दे दिया। अब वो ये कह रहा है वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, कह रहा है आर जो है रेडियस सर्कल का है। द सम ऑफ द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 9। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का किसका जो सम है, किसका एरिया प्लस जो सर्कमफेरेंस है वो किसकी इक्वल है 9 की इक्वल है। ये पहली बात बता रहे हैं। द सम ऑफ एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 9, डेवलप द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर ऑफ द सर्कल एंड फैक्टराइज द इक्वेशन। कह रहे हैं कि अब क्या करें, इसमें से इक्वेशन करें और इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करें। तो ये देखो इन दोनों का जो सम है, कह रहे हैं इसकी इक्वल है, किसका सम यानी 3r स्क्वायर प्लस सर्कमफेरेंस क्या है 6r है, कह रहा है कि ये किसकी इक्वल है 9। कह रहा था एक इक्वेशन बनाए, तो देखिए हमने इक्वेशन बना ली। नेक्स्ट अब क्या है कि आगे फर्दर इसको सॉल्व करना है, लेकिन इससे पहले क्या करें 3 पहले कॉमन लें, तो r स्क्वायर 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है 2r और 9। अब देखें आप r स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल टू 9, ये 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 3, तो r स्क्वायर प्लस 2r, ये जो इक्वल किस तरफ आ रहा है इक्वल किस तरफ आ जाएगा और 0 हो जाएगा। अगेन मिड टर्म कर लेंगे 3r स्क्वायर, अगर 3r माइनस 1r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया कि इसको 2r को हमने प्लस 3 माइनस 1 लिख लिया। अब r कॉमन ले लें, 2r थे, एक r बाहर चला गया तो क्या बचा, एक r बच गया, प्लस 3r बाहर चला गया, माइनस 1 कॉमन ले लिया, r ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, 3 1 3 हो जाएगा और दूसरी तरफ 0। तो अब देखें r प्लस 3 2 बार है, r प्लस 3 को एक बार लिख लिया और r माइनस 1 लिख लिया और 0। अब देखें r प्लस 3 को भी 0 की इक्वल पुट कर लो और r माइनस 1 को भी 0 की इक्वल पुट कर लो। अगर इन केस वो r की वैल्यू आपसे पूछ लेते तो आप यूँ भी लिख सकते हो, लेकिन उसने सिंपल क्या कहा है कि फैक्टराइज, अच्छा फैक्टराइज द इक्वेशन, अच्छा सही है, ये नीचे कोई नहीं है, यहाँ तक क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाए। उसने कहा था फैक्टराइज द इक्वेशन, हमने इक्वेशन को फैक्टराइज भी कर दिया। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट 4 है वो हो गया जी कंप्लीट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके हम करने लगे हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे सॉल्व कर लें। नेक्स्ट अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी उसने एक लंबी सी स्टेटमेंट सेंटेंसेस लिखी हुई, मैं साथ स्टेटमेंट पढ़ता जाऊंगा और लिखता जाऊंगा, क्योंकि इस तरह लिखूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। जो क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट नोटेशन फॉर्म, कि सेट नोटेशन फॉर्म में इसको लिखें।
अच्छा, इसमें देखें बात जो पहला पार्ट है इसका, कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन और इक्वल टू 10, कि ये कह रहा है कि तमाम जो इवन नंबर हैं उनका सेट हो, लेकिन क्या हो 10 के इक्वल हो, और छोटा भी हो 10 के इक्वल, मतलब 10 तक लिखना है। तो सिंपल सी बात है, जो पहला है इसका सेट बनेगा वो बनेगा जी 2 4 6 8 10, बस इतनी सी बात है। दूसरे में वो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ऑस्ट्रेलिया। अब कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया वर्ड है इसको सेट की शक्ल में लिखें। तो ऑस्ट्रेलिया की सिंपल सी बात है, जो स्पेलिंग है उनको सेपरेट कर देंगे, बीच में काउंट ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी ALIA, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एक और है। बस आप इन सारों के बाद हर लेटर के बाद कामा डाल दें, बस ये इतना समझ करते हैं। थोड़ा सा कंडीशन करके लिए आप इसी तरह लिखते हैं, हर ए लिखा फिर कामा फिर यू फिर कामा फिर एस, हर लेटर के बाद एक कामा डाल देते हैं, तो जो वो क्या बन जाएगा, एक सेट नोटेशन की फॉर्म में एक वर्ड लिखा जाएगा। कोई और वर्ड आपको दे देते हैं, पाकिस्तान दे देते हैं, पी लिखें कामा, के लिखें कामा, के पी ए के आई एस टी, यानी हर लेटर के बाद एक कामा डाल देना। नंबर 4 थर्ड में है सेट ऑफ ऑल होल नंबर ग्रेटर देन 3 एंड स्मॉलर देन 16 एंड डिविजिबल बाय 3। अब वो कह रहे हैं कि सेट ऑफ होल नंबर, नंबर थर्ड में क्या करना है, सेट ऑफ होल नंबर लिखने हैं, और क्या लिखना है, सेट ऑफ होल नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े हों और 16 से छोटे हों, और सारे 3 के टेबल पे डिवाइड भी हो, यानी सारे वो नंबर हमें लिखने हैं जो क्या हो 3 से बड़े हों और 3 पे डिवाइड भी हो रहे हैं, और किधर तक हो 16 से छोटे, 6 9 12 15, यानी वो कह रहे हैं कि होल नंबर लिखें, वो वाले नंबर लिखने हैं जो 3 पे डिविजिबल हो, लेकिन यानी 3 का टेबल पे जाता हो, कह रहे हैं 3 से बड़े हों और 16 से छोटे हों। तो लाजिम बात है 3 से बड़ा नंबर 6 9 12 15 है, और 16 के दरमियान 3 और 16 के दरमियान यही नंबर है जिनपे 3 का टेबल जाता है। नेक्स्ट कहते हैं सेट ऑफ ऑल होल नंबर ग्रेटर देन 5 एंड स्मॉलर देन 35 एंड डिविजिबल बाय 5। अब वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि सारे वो नंबर लिखने हैं जो क्या हो ग्रेटर देन 5 हो, तो 10 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, और कह रहे हैं लेस देन, कह रहे सारे नंबर लिखें, होल नंबर लिखें 5 से बड़े 35 से छोटे, लेकिन वो नंबर लिखने जिनपे सिर्फ 5 का टेबल जाता। तो लाजिम बात है ये वो नंबर है 5 से बड़े हैं और 35 से छोटे, यानी ग्रेटर देन 5 लेस देन 35 एंड डिविजिबल 5, ये और 5 से डिवाइड हो सकता है। ये जाता 5वें में बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है, बहुत गौर से सुनिए। मैं चलिए लिख देता हूं नंबर 5, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 3, कह रहे हैं सारे नंबर लिखें द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 3, के सारे प्राइम नंबर लिखते हैं जो क्या हो डिविजिबल बाय 3 हो, तो वो क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। देखो ना, प्राइम जो नंबर होगा वो तो एक ऐसा नंबर होगा जिसमें सिर्फ अपना टेबल जाता है और 1 का जाता है। अब देखो 6 पे भी तो जाता है, 9 पे भी जाता है, 3 का, उसने क्या कहा डिविजिबल बाय 3, लेकिन 6 और 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों कि 3 प्राइम नंबर है, इटसेल्फ प्राइम नंबर है, वो किसी और का प्राइम नंबर नहीं बन सकता। तो ये बड़ी ट्रिकी किस्म की स्टेटमेंट यूज की है, हो सकता है वो आपके पेपर में यहाँ का द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 5 लिख दे, 7 लिख दे, तो फिर आपने सिर्फ वही नंबर लिखना है, क्योंकि प्राइम नंबर तो वही होता है जिसका अपना टेबल जाएगा, दूसरा ना जाए। अच्छा ये तो हमारे पास बात होगी कंप्लीट। वीडियो को बेशक पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि सभी पार्ट में मैं इसे इधर ही करूंगा। नेक्स्ट उसके अगले वाले पार्ट है, बड़े छोटे छोटे पार्ट है, हम देखना नहीं है, ये 5 का जो पार्ट बी है वो हम करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ए बी सी डी आर गिवन बिलो, कह रहे हैं सेट ए बी सी डी गिवन बिलो, कि ए उसने हमें दे दिया 3 9 15 21 27 उसने हमें दे दिया, और जो बी दे दिए 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 उसने हमें दे दिया बी का सेट, और सी जो है वो उसने हमें दे दिया 4 8 12 16 20
24 दे दिया, एंड देन डी जो है वो से हमें दे दिया 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया, 12 दे दिया और 14 दे दिया। अब हमें पहली जो चीज फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है, ए यूनियन बी इनटू आगे इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। हम एक साथ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम एक साथ ही फाइंड कर लेते हैं। अब देखो मैं दोबारा से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। आप चाहें तो पहले ए यूनियन बी फाइंड करें, फिर सी यूनियन डी फाइंड करें और इनका बाद में इंटरसेक्शन लेंगे। मैं एक साथ भी आपको फाइंड करने का तरीका बता रहा हूं। ये देखिए इसकी जगह मैंने एक बड़ी ब्रैकेट लगा दी, उसकी जगह ए की जगह एक, देखो ए का सेट आ जाएगा, ए है ना, ए की जगह मैं क्या लिखूंगा 3 9 15 21 27, ठीक है। आगे देखिए यूनियन है, यूनियन डाल दिया, फिर क्या बी, बी की जगह में क्या लिखूंगा 1 3 5 7 एंड 9, देखिए। और इधर ये वाली ब्रैकेट थी, इसलिए मैंने ये वाली ब्रैकेट लगा के बंद कर दी। आगे इंटरसेक्शन का साइन, इंटरसेक्शन का साइन अगेन इसकी जगह ये वाली ब्रैकेट लिखी। अब सी वाली, आगे सी का सेट लिखूंगा, सी मेरे पास क्या है 4 है, 8 है, 12 है, 16 20 24, आगे बीच में देखो यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन डी, डी की जगह मेरे पास क्या है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है, ठीक है। पहले दोनों के वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो ये दोनों सेट मिलकर एक सेट बन जाएंगे, 3 आ जाएगा, 3 के बाद देखो ये 5 है, 5 6 नहीं है, 7 है, 7 8 नहीं है, 9 है, देखिए और 1 भी है। ये पहले छोटा नंबर है, देखो 1 आ गया, 3 आ गया, 3 इधर भी है, फिर देखो हमारे पास 5 और 7 आ गए और 5 7 9 भी आ गए। अब देखेंगे 3 भी हमने लिख लिया, 9 भी लिख लिया, अब इससे आगे हमारे पास 15 आ गया, 21 आ गया और 27 आ गया। यानी वो नंबर जो 2 बार थे उन्हें एक बार लिखा, जैसे 3 5 3 और 9, 3 और 9 दोनों तरफ थे, 3 9 को हमने एक बार लिखा, रिपीट नहीं किया। आगे देखें इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का साइन ऐसे ही। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 को एक बार लिख लो, लेकिन 4 से पहले 2 है तो छोटा नंबर 2 लिख लेंगे, 2 के बाद देखें 4 है, 4 लिख लेंगे, 4 के बाद देखें 6 है, बिल्कुल 6 है, 6 लिख लेंगे, 6 के बाद 8 है, 8 लिख लेंगे, 8 के बाद 9 नहीं है, 10 है, 10 लिख लेंगे, 10 के बाद 11 नहीं है, 12 है, 12 लिख लेंगे, 12 के बाद 14 है, यस 14 है, 14 के बाद देखें 16 है, 16 लिख लिया, 20 लिख लिया, 18 नहीं है, 20 है, 20 लिख लिया, एंड देन 22 नहीं है तो देन 24 है तो वो लिख लिया। अब इन दोनों के दरमियान क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन से ये मुराद है दोनों तरफ जो नंबर कॉमन है। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है जी, कॉमन कुछ नजर आ रहा है आपको, 1 है उस पूरे में कहीं 1 नहीं है, 3 इधर है उधर नहीं है। अच्छा एक और चीज बहुत सिंपल सी बात है, एक को चेक करने के बजाय ये देखिए इसमें ये सारे नंबर का क्या है ऑड नंबर है, कोई आपको इवन नंबर नजर नहीं आएगा, और इस सारे में आपको क्या नजर आएंगे, इवन नंबर नजर आएंगे, कोई ऑड नजर नहीं आएगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों तरफ हो मौजूद, इसलिए हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। आप चाहे ये लिखिए आप, या आप ऐसे करके 0 लगा के ये डाल के, तो ये एम्प्टी जो सेट होता है उसका सिंबल होता है, तो ये लिख लिया। तो ये बेशक वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट लें ताकि इसके दूसरे 2 पार्ट है वो कंप्लीट है। पहला पार्ट हो गया जी कंप्लीट, और दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी है, सही है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए का सेट लिखना है और सी का, ठीक है, 3 9 15 21 और 29 इंटरसेक्शन सी, 3 4 12 16 20 एंड 24। अब देखें इन दोनों में वो लिखना है जो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन हो, इधर 3 है इधर 3 है तो 3 आ जाएगा। 3 के अलावा हमारे पास देखो 9 है नहीं है, 15 है नहीं है, 21 है नहीं है, 29 है 2, 6 है, 24 है या 29 है, 21 एंड 27, यस 27, तो ये इसका यही आंसर आ गया, ठीक है। इसकी दूसरी पार्ट निकालें। थर्ड में जो है वो कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी है, देखो बी को लिखते हैं, फिर इसकी बी एंड डी है, बी सी है, ठीक है, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, बी लिखिए इंटरसेक्शन का साइन, देन सी हमारे पास देखिए क्या है, 4 है 8 है 12 है 16 है 20 है एंड 24 है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, खाली सेट आ रहा है।
क्यों खाली सेट आ रहा है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो दोनों तरफ क्या हो कॉमन हो, तो सारे नंबर एक एक बार है, इसलिए सेट क्या है, आंसर आ गया खाली सेट। तो इस तरह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। तो अभी वीडियो पास करें, स्क्रीनशॉट लें ताकि हम फर्दर आगे चलें। रिकॉर्डिंग हो भी रही है, कभी कभी बंद भी हो जाती है ना। अच्छा हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, इसी का है क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर सेट में से है 3 में से। गिवन दैट कह रहे हैं x such that x is positive integer less than 16। कह रहे हैं कि u जो बता रहा है x such that x is a positive integer less than 16, कि जो u है यूनिवर्सल सेट में लिख देता हूं मैं, उसी आगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नहीं लिख रहा, पेपर आपको साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। कह रहे हैं ये पॉजिटिव इंटीजर है और 16 से छोटे हैं तो 16 नहीं लिखेंगे, 15 डाला है, जस्ट 15 आया, 16 नहीं आएगा। आई जो है आई में कह रहा है इज अ मल्टीपल ऑफ 2, इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 नहीं 14 तक है, ठीक है ना, जहां तक हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है उसी की लिमिट के अंदर रहेंगे। फिर आ जाते हैं सेट जे आ जाता है। जे की बात करें तो x such that x is a multiple of 3 का मल्टीपल है, तो देखो 3 आ गया। अच्छा एक सेकंड, जे जो है इज अ फैक्टर ऑफ 4 आई, अच्छा नहीं सही आई तो सही लिखा था 2 4 6 8 10 12 14, जे जो है फैक्टर ऑफ 12 है। तो देखिए हमारे पास फैक्टर ऑफ 4 है, ठीक है, अगर हम फैक्टर ऑफ 4 की बात करें तो इज x अगर x इज अ फैक्टर ऑफ 4 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 2 और 4 ही होते हैं ना, कोई और तो नंबर नहीं होता जो यानी 4 पे उसका टेबल जाए, इसलिए यही होंगे। नेक्स्ट वो जो है उसने k दे दिए। अब ये में कह रहा है x such that x is a multiple of 3 less than 18, कि मल्टीपल ऑफ 3 है और लेस देन क्या है 18 है, तो देखो क्या आ जाएगा 3 6 9 12 15, ठीक है, 18 नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। या ये तो हमारे पास जो दी हुई थी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक सेट, उससे हमने क्या कर लिया, एक बना दिए दूसरे सेट बना दिया, क्योंकि उसने पहली बार जो फाइंडिंग है उसमें कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन यू जे आई जे एंड के, कह रहे हैं ये सारे सेट की फॉर्म में लिखे, पहला तो इसका पार्ट हो गया, हमने कर लिया। कह रहे ड्रा वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट यू आई जे के, कह रहे कि वेन डायग्राम ड्रा करें। देखिए हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, बड़ी गौर से समझना ये चीज क्या है वेन डायग्राम, क्योंकि ये आपके पास यूनिवर्सल सेट होते हैं, सही है, यूनिवर्सल सेट होते हैं। अब देखिए आपके पास यूनिवर्सल सेट होने के बाद पीछे कितने सेट होते हैं, 1 2 3 सेट। अब 3 सेट में देखते हैं कुछ कॉमन है, 2 2 6 4 4 कॉमन है, 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, मतलब ये है कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो लेकिन एक चीज हमारे पास देखें, जो जे सेट है ये पूरे की पूरा आई के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जे के अंदर 2 वैल्यू है 2 और 4 है, और 2 और 4 भी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, इसलिए जे जो है असल में आई का सबसेट है। जे इज अ पार्ट ऑफ आई, यानी आई जो है उसका पार्ट है जे, तो इसलिए मैं एक जे सेट बनाने लगा। ये देखो मेरे पास क्या है, आई, मैंने आई बना लिया। अब क्यों कि जे जो है वो पूरे का पूरा इसके अंदर इसके एंट्री सारी की सारी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए जो हमारे पास जे बनेगा वो आई के अंदर बनेगा जे सेट, ठीक है। अच्छा जे में जो नंबर है ना वो इधर लिख लो, कौन कौन से नंबर है, 2 और 4 नंबर है, हमने जे में लिख दिए। तो आई में कौन कौन से नंबर आएंगे, देखो 2 और 4 चले गए, पीछे क्या बच गया, पीछे हमारे पास बच गया 6 8 12 10 12 एंड 14। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन कौन कौन से नंबर है। कॉमन वाले नंबर में फिलहाल नहीं लिखता, कॉमन मेरे पास एक 6 है, यानी इसको मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि 6 इधर भी है इधर भी है। 8 लिख दूंगा, 8 क्योंकि कॉमन नहीं है, देखो मेरे पास 8 लिख दिया। 10 भी लिख लूंगा क्योंकि 10 भी मेरे पास कॉमन नहीं है। फिर उसके बाद क्योंकि 12 कॉमन है 12 नहीं लिखूंगा, क्या लिख लूंगा 14 लिख लूंगा, सही हो गया। अब मेरे पास पीछे जो कॉमन बचे ना वो मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि 2 वैल्यू ऐसी हैं, यानी ये आई वाली
इधर भी 6 है, इधर भी 6 के साथ 12 और 12 कॉमन है। इसका मतलब कुछ एरिया के का ओवरलैप करेगा, यानी जो थर्ड आपके पास आएगी वो के आपका कुछ ऐसी शक्ल के आएगा। जो नंबर कॉमन है ना दोनों तरफ, मैंने भी क्रॉस लगा रहा हूं, सही है, क्रॉस लगा तो आपको समझ लगे कौन सा नंबर किसके साथ मैच कर रहा है। तो जो क्रॉस में आएंगे वो 6 और 12 आपके पास यहां पर आ जाएगा, सही है। अब देखें हमारे पास जो k है उसमें हमारे पास हमने जो है 6 भी लिख लिया और 12 भी लिख लिया। फिर पीछे कितने नंबर बचे? पीछे नंबर बचे 3, 9, 15। तो मैं यहां लिख लूंगा 3, 9 एंड 15 हो गए। पीछे रह गई बात यूनिवर्सल सेट की। अब यूनिवर्सल सेट में मैं वो सारे नंबर जो यहां लिख चुका हूं वो नहीं लिखूंगा। देखिए 1 नहीं लिखा कहीं भी, 1 लिख लूंगा। 1 का देखिए 2 मैंने लिख लिया, देखिए 3 भी लिख लिया, देखो 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया, 4 भी लिख लिया, 5 नहीं लिखा तो 5 आ जाएगा। 5 के बाद देखो 6 लिख लिया, 7 नहीं लिखा, 7 आ जाएगा। 8 लिख लिया, 9 लिख लिया, 10 भी लिख लिया, 11 नहीं लिखा, 12 लिख लिया, 13 नहीं लिखा, और 14 और 15 भी मैंने लिख लिए। तो अब देखें इसमें मेरे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें 1 से लेकर 15 तक नंबर है, देखो सारे यहाँ पर। देखिए ये सारे के सारे नंबर यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये तो हमारे पास बात होगी कंप्लीट। अब जो आगे वो बात कर रहा है, 3 चीजें कह रहा है फ्रॉम वेन डायग्राम फाइंड, कह रहा है वेन डायग्राम हमने पहले बना दी है। अब मुझे एक कर बताओ, आई यूनियन जो जे है ना उसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो देखो आई यूनियन जे का कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से आपने क्या करना है, माइनस करना है आई यूनियन जे को, माइनस करना आई यूनियन जे को माइनस करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो पहले आई यूनियन जे फाइंड करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको आई यूनियन जे आसान तरीके से बता दूं, आई यूनियन जे इज इक्वल टू ये। अब देखो आई आपके पास ये है और जे आपके पास ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों को यूनियन क्या आएगा? यूनियन में ये होता है कि इन दोनों सेट के नंबर को मिलाकर रख देते हैं। इन दोनों के नंबर को मिलाकर लिखने का मकसद ये है, तो ऑलरेडी दोनों नंबर उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए जो सेम सेट है आई वो आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 आ गया। सही हो गया, ये तो आ गया आई यूनियन जे। इसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट जो है आपके पास क्या है? यूनिवर्सल सेट आपके पास है जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आगे देखिए माइनस का साइन है, माइनस आगे ये वाला सेट देखें जो आपने फाइंड किया 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है, अब हमारे पास देखो होगा क्या? अब हमारे पास वो सारे नंबर जो इधर है वो खत्म हो जाएंगे। देखो 1 आ जाएगा, 2 कट गया, 3 आ जाएगा। अब देखो इवन नंबर कटते जाएंगे, 5 आ जाएगा, 6 कट जाएगा, 7, 9, 11, 12 कट जाएगा, 13 एंड 15। ये नंबर हमारे पास आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या है जी? आई यूनियन जे का होल कंप्लीमेंट। पहली चीज फाइंड होता है, बेशक चाहे तो वीडियो को पास करने के मुझे और भी काम करना है, वैसे एरेज करने वो कुछ पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि फाइंड करें आई यूनियन आई इंटरसेक्शन जे, आई इंटरसेक्शन जे। तो अब देखो जे का इंटरसेक्शन है, इसका मतलब है मुझे पहले जे का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, दैट इज यू माइनस जे। यू को जे में से जे को यू में से माइनस कर देंगे। तो यू में देखो मेरे पास क्या है, जे में क्या है, टोटल दो नंबर है, उनको छोड़ के बाकी सारे में लिखूंगा। देखो 1 आ जाएगा, 2 कट जाएगा क्योंकि 2 और 4 तो जे में है ना, 2 और जे वाले 4 कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 सारे नंबर से लिखूंगा ताकि आपको जरा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, आई इंटरसेक्शन जे का कंप्लीट। आई में मेरे पास क्या नंबर है, आई में मेरे पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है एंड देन 14 है। माइनस देखें इसका क्या मतलब है, u माइनस नहीं सही, इसका इंटरसेक्शन का सर आगे इंटरसेक्शन सर जे का कंप्लीमेंट है, जे का कंप्लीमेंट में हमारे पास 1, 3, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखो ये 15 है, सही है। अब हमारे पास क्या है इसमें, हमने कॉमन नंबर लिख देना है। अब देखो कॉमन नंबर इसमें कौन से हैं जो दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ इज देयर एनीथिंग एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड, यस 6 एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा इसमें u में से हमने j माइनस करना था ना, तो 6 आएगा ये ना, हाँ 6 है ना, 6 इसमें है, इधर लिखना भूल गए। 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब इसमें हमारे पास देखिए 6 इधर भी है और 6 इधर भी है, तो 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा एंड 14 भी आ जाएगा। तो इस तरह आई इंटरसेक्शन जो j है वो हमारे पास हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है कि आई इंटरसेक्शन k है, ठीक है। इसको बेशक मेरी के पास बता रहे हैं, मैं अगला इसका थर्ड पार्ट है वो भी बता दूंगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है आई इंटरसेक्शन k का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए k का कॉम्प्लीमेंट है क्या मतलब, u माइनस k, यूनिवर्सल सेट में से k को माइनस करो, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से जब मैं k को माइनस करूंगा तो देखिए k में मैं क्या लिखूंगा, 3 6 9 12 15 के अलावा बाकी सारे नंबर लिखूंगा, ठीक है। अब देखो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 भी आएगा, 4 और 5 आ जाएगा, 6 कर देगा, 7 और 8 आ जाएगा, 9 कर देगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 कटेगा, 13 आ जाएगा और 14 आ जाएगा और 15 कट जाएगा, सही है। ये k का कॉम्प्लीमेंट है। तो अब हमने क्या करना है, i इंटरसेक्शन k का कॉम्प्लीमेंट। i की वैल्यू क्या है हमारे पास, i की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और क्या है 14 है। आगे इंटरसेक्शन का साइन k के कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 7 8 10 11 13 एंड 14। इन दोनों में कॉमन नंबर कौन कौन से हैं वो लिखते हैं। एक तो 2 है, 4 भी है, 6 है नहीं 8 है 8 लिख लें, 10 भी है 10 भी लिख लें, 12 नहीं है 14 है 14 लिख लें। तो ये हमारे पास क्या आ गई थी, आई इंटरसेक्शन k का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो क्वेश्चन 6 हो गई थी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए, एक पेज को रखेंगे, नेक्स्ट पेज बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत जल्दी भी खत्म होने वाले हैं। अच्छा तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। हमने नंबर ऑफ साइड्स जो है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर ऑफ साइड्स जो है ना रेगुलर पॉलीगॉन की क्या करें फाइंड करें। तो लेट n बी द नंबर ऑफ साइड्स जो हमने फाइंड करनी थी। अब कह रहे हैं ईच एक्सटीरियर एंगल जो पहले वाले में बता रहे हैं, कह रहे हैं जो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है जी 40 डिग्री, सही है। ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है 40 डिग्री है। तो अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जो साइड है, नंबर ऑफ साइड्स बहुत आसान है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। सम जो इसका होता है वो फिक्स होता है 360 होता है और हर ईच जो है हमारे पास 40 है। ये वाला 0 0 से कट जाएगा, 4 9 36, तो नंबर ऑफ साइड हमारे पास कितनी आ जाएंगे इसकी 9 आ जाएंगे, सही। नंबर ऑफ साइड 9 आ गए। नेक्स्ट पार्ट 2 में क्या है, ईच इंटीरियर एंगल दे दिए, सही है। ईच इंटीरियर जो एंगल है वो उसने हमें दे दिया कितना 171 डिग्री दे दी, ठीक है। तो इसमें ईच इंटीरियर एंगल जो है ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू फार्मूला लग गया n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास इसका फार्मूला लग गया। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 2। ये इसका फार्मूला लगेगा, सही है। अब ईच इंटीरियर एंगल उसने कितना दे दिया 171 दे दिया, तो 171 दे दिया। ये इसके नीचे क्या है n है, सही है। ये जो n है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये वाला क्या हो जाएगा 171 n हो जाएगा।
इसी तरह 180 को n से मल्टीप्लाई करो तो 180n हो जाएगा, 180 को 36 2 से मल्टीप्लाई करो तो 360 हो गई। अब देखो क्या हुआ कि हमारे पास ये जो 36 ये वाला 180n है ना, देखिए 180n माइनस 171n इज इक्वल टू 360। अब क्या हुआ कि ये 360 जो है ये इस तरफ आके प्लस हो गया और ये 171 जो है उस तरफ जाके माइनस हो गया, तो 360 इज इक्वल टू 9n। 360 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू n। 9 4 36 0, तो n की वैल्यू इज इक्वल टू 40, यानी नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 40। अच्छा, ये तो दोनों पार्ट्स के हो गए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए था। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी भी उसने दे दिया। अब बी में वो कह रहा है कि 3 इंटीरियर एंगल है, एक ट्रायंगल है। इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल जो उसने दे दिए, इंटीरियर एंगल किसके, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कौन कौन से हैं, इक्वल से दे दी हमें ये 3y डिग्री, 4y डिग्री और 5y डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर एंगल। कह रहे हैं कि y की वैल्यू निकालो और स्मॉलेस्ट जो एक्सटीरियर एंगल है वो निकालो। अब देखें 3y 4y 5y, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है इसलिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो 3 7 15 कितना हो गया, 12 हो गया। 12y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 12, तो 12 1 ज़ा एंड 12 5 ज़ा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 15। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर एंगल चाहिए। सही है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस इंटीरियर एंगल। सही, 360 से आप इंटीरियर एंगल क्या कर लेते होते हो, निकाल लेते हो। ठीक है, अब सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो एंगल है इंटीरियर एंगल पहले निकाल लेते हैं। इंटीरियर एंगल देखो, स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल कौन सा है, 3 बाय डेफिनेटली 3 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 3 5 ज़ा 45। ठीक हो गया, 45। तो नहीं सॉरी 360 नहीं होगा, ये 180 होगा, सॉरी ये 180 है। सही, 180 माइनस 45, तो 7 10 5 135। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये हमारे पास आ जाएगा कि स्मॉलेस्ट, अच्छा नहीं, ये तो हमारे पास इंटीरियर एंगल है। स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ये नहीं आया, स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल क्या है वो मैं बता दूं। स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस, इसको भी फाइंड करने की फिलहाल जरूरत है, इज इक्वल टू 5y। वो मैं बता दूं, मैंने 5y ही क्यों लिखा, उसकी रीजन है 180 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15। 180 और 75 105, ये हमारे पास क्या आ गया, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट आई थिंक, हाँ स्मॉलेस्ट, हाँ स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर एंगल, स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 15। लेकिन स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर एंगल वो मैंने 5y क्यों लिखा, देखिए हमारे पास एक ये साइड है, एक ये साइड है, ऐसे यानी कि इस तरह बनती जाएगी। अब अगर अंदर वाली साइड पे जो एंगल ये इंटीरियर है और ये क्या है, ये एक्सटीरियर है। अगर अंदर वाला एक्सटीरियर क्या होगा, ग्रेटर होगा, इंटीरियर ग्रेटर होगा, तो एक्सटीरियर डेफिनेटली स्मॉलर होगा, क्योंकि ये टोटल कितना है, 180 है। अगर अंदर वाली साइड पे मैं 120 कर लूं, दैट इज ग्रेटर, तो बाहर वाली साइड पे मेरे पास कितना बचेगा, 60। तो इसलिए मेरे पास अगर मैंने क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो डेफिनेटली मुझे 180 में से ग्रेटेस्ट इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। यानी जब मैं ये सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है, तो जब सबसे बड़े एंगल को मैं 180 में से निकालूंगा, तो जो मेरा एक्सटीरियर एंगल आएगा वो सबसे छोटा आएगा, इसलिए मैंने इसको मेमोराइज किया। ठीक है, अब ये डायग्राम वाले क्वेश्चन फौरन हो जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन।
वीडियो को पास कर स्क्रीनशॉट ले लेते। अच्छा देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई। एंगल कह रहा है कि एक्स और वाई का क्या फाइंड करें। उसने कुछ जो फिगर देखी है ना वो इस शक्ल की ऐसे दे दी। सही 55 x 60 p q r दे दिया और ये वाला दे दिया वाई। सी हो गई। अब देखें हमें क्या करना है, x फाइंड करना है। तो देखिए ये ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर एंगल जो है वो 180 की इक्वल होते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 प्लस 55। 180 माइनस 150, तो x की वैल्यू है ना मेरे पास क्या आ गई 65 आ गई। सही, x मेरे पास आ गई 65 आ गई। अब अगर मैंने y निकाला तो y बहुत आसान है, y इज इक्वल टू 180 माइनस 55। कैसे, अब ये देखें ये टोटल जो है ये किसकी इक्वल होती है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल 180 होगा। 180 में से एक उसने पार्ट दे दिया 55, तो उसमें मैंने निकाल होगा तो 55, तो पीछे 180 में से 55 निकाल दो, 7 10 5 55, तो 125 कितना आ जाएगा 125 डिग्री। y की वैल्यू दी है। बस इतना सा सवाल। नेक्स्ट इसमें से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। 8 का पार्ट बी एंड सी को छोटे छोटे बी। अब बी में ना उसने क्या कहा है, एक ऐसे कह रहा है कि एक रम्बस है, ए बी सी डी है, ए बी सी और डी है। इसके साथ उसने एक और इस तरह की शेप बना ली और कह रहा है कि दोनों आपस में इक्वल है, और ये कह रहा है कि ई है, और एक उसने यहाँ पे लाइन लगाई और ये वाला एंगल उसने हमें क्या दे दिया 68 दे दिया, और कह रहा है कि ये वाला एंगल क्या था फाइंड करो। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो रम्बस होती है ना उसकी सारी साइड इक्वल होती है, और जब सारी साइड इक्वल होती है तो उसके एंगल भी इक्वल होते हैं, इस तरह अपोजिट। अब ये वाला जो इस तरह जब एंगल एक लाइन इसको कट करेगी, जब कट करेगी तो डेफिनेटली हमारे पास जो एक एंगल होगा वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब ये पैरेलल एक तो साइड है, सही है, पैरेलल साइड है, ये 68 है तो ये भी क्या बनेगा 68 बनेगा, ये वाला भी क्या बनेगा 68 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा 68 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हमारे पास हम लिख देंगे ए बी डी इज इक्वल टू ए डी बी इज इक्वल टू 68 डिग्री। यानी ए से बी और बी से डी की तरफ जाओ तो ये जो एंगल है वो इक्वल होगा इसके, जब ए से आप बी डी और डी से बी की तरफ जाओगे इसकी इक्वल होगा। एक चीज इसी तरह आपके पास डी बी सी डी बी सी, डी से बी से सी पे जो ये वाला एंगल इक्वल होगा किससे, सी से डी और डी से बी की तरफ जाओ, सी डी बी, और ये भी क्या होगा 68 होगा। जो आपके पास पूरा एंगल होगा ना ए बी सी का वो क्या होगा, ये पूरे का पूरा एंगल जो है ना ये आपके पास चलो चलिए 136 के इक्वल होगा। लास्ट में आपको प्रूव करके बताऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी डी, कौन सी ट्रायंगल में ले रहा हूँ बी सी डी, तो मैंने क्या एंगल कौन सा लेना है बी सी डी मैंने फाइंड करना है। सही है, बी सी डी मैंने फाइंड करना है, बी सी डी मैंने फाइंड करना है, तो बी सी डी किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 68 प्लस 68। ये मैं आपको बता दूं ये क्यों है, क्योंकि ये जो अंदर एक ट्रायंगल है इसके जो इंटीरियर एंगल है उनका जो सम है वो किसके इक्वल है 180 के 180 की इक्वल है। मैंने लिख लिया 180, तो इसके दो एंगल हमें गिवन है 180 में से जब ये वाले दो एंगल निकालेंगे तो तीसरा एंगल हमारे पास आपको बता देगा बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 6 12 और 1 13 136, तो बी सी डी जो है वो मेरे पास 44 आ जाएगा। अब देखें ये वाला एंगल जो 44 होगा और ये वाला जो मैंने फाइंड करना था ये भी 44 होगा। अब देखें
जो इसके इंटीरियर एंगल होते हैं इनका जो सम होता है वो क्या होता है 360 के इक्वल होता है। इसलिए अगर आप इन सारों, ये पूरे का पूरा 68 और 68 कितना होता है 136, ये देखो ये 136 हुआ, ये वाला भी 136 है, तो देखो 136 ये भी 44 है, ये भी 44 है, तो इन दोनों को ऐड करें 6 12 और 6 44 2 12 6 और 6 12 12 और 8 20 2 कैरी चले गए 3 6 और 4 10 14 और 2 16 एक कैरी चला गया 2 1 3 360 को 2 बन जाएगा। हमेशा देखिएगा आपकी बुक में दिया हुआ है कि जब रम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो उसका जो एक एंगल होता है वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, सही है। तो इसलिए ये आ गया लास्ट इसका जो पार्ट है वो अपने मार्कर में जवाब दे रहा है, इसको भी फ्यूल की जरूरत है लेकिन क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अच्छा दूसरा मार्कर पड़े वो भी शायद दूसरी जो से ट्रायंगल कुछ इससे गली बनाई हुई है ऐसे, और इस तरह की एक शेप है मेरे पास, सही है, और उसमें मेरे पास यहाँ पे उसने एंगल 45 दे दिया और ए दे दिया और ये बी दे दिया और यहाँ जो एंगल है वो कह रहा है कि 20 डिग्री है, फाइंड करना है। ये पार्ट डी है और ये वाला क्या है 82 है, ये कितना है जी 40 है और ये मैंने क्या करना है ए फाइंड करना है और ये क्या है एफ है और ये क्या है ई है, देन ये ए बी क्या है जी ये कुछ मेरे पास फिगर है, सही है, बहुत आसान सा है। अभी इसमें हमें सिर्फ ए और बी फाइंड करना है, यानी कि ये बी है और ये ए हमें फाइंड करना है। अब ए डी बी इज इक्वल टू एफ ई डी एफ इज इक्वल टू 82 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कि ए से बी और डी से बी की तरफ आओ तो जो ये एंगल है वो इक्वल होगा ई से डी और डी से एफ की तरफ जाओ तो ये दोनों 82 के इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। जब भी स्ट्रेट लाइन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। 82 आ गया, तो अब अगर देखें आप ये भी 45 है और ये क्या है 42 है, तो अब हमने क्या करना है कि ये वाला एंगल अगर निकालना है कौन सा अच्छा इसमें हम इसमें और मैं आपको एंगल का बताता हूँ, बी आसानी से निकलाएगा। बी डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 82 डिग्री, इसके ब्रैकेट के अंदर आप सिर्फ कितना लिख देना है एक्सटीरियर एंगल थीटा, यानी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को अप्लाई किया तो हमारे पास ये आया है। मैं इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ 7 और 8 12 127 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है क्या और कहता है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये कहता है कि जब आपके पास दो अंदर वाले एंगल होते हैं जो यहाँ हमारे पास 45 42 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों का जो सम है ना वो इनके अपोजिट जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है ना वो उसकी इक्वल आएगा। तो ये देखें ये 42 और ये दोनों है ना, तो इनका एक्सटीरियर एंगल क्या है ये है, तो इसलिए हमारे पास बी जो है वो कितना आ जाएगा 127 डिग्री। इन दोनों के सम इक्वल ये वाला एंगल है, क्यों ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इनके बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल ये है, इसलिए इन दोनों का सम जो है इसकी इक्वल होगा। अब हमें दूसरा क्या चाहिए ए चाहिए, तो ए आप देखिए हमारे पास क्या है ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल है EDF है, इन ट्रायंगल EDF, तो EDF को हम सॉल्व करने लगे, दो एंगल उसमें हमें दे दिए, तीसरा हमें फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है A डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो कितने थे 180 होते हैं, 180 में से उसने हमें दो एंगल दे दिए 82 और 40 उसने हमें दे दिए, तो 180 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 8 और 4 कितना लेंगे 2 + 0 2 is 2 1 to 2 A डिग्री इज इक्वल टू 58 आ गया। इस तरह हमारे पास पेपर जो है जी वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। आई होप कि थोड़ा लेंथी है, समझ आया होगा, किसी किस्म की कंफ्यूजन तो जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, तो इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर में मुलाकात होती है।